8वें वेतन आयोग में कितनी तनख्वाह बढ़ेगी, कितनी पेंशन बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या रह सकता है, आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब आयोग आधिकारिक रूप से काम करना शुरू कर देगा और आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज हैं रंजन प्रकाश देसाई, वो आयोग की अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ एक पार्ट टाइम सदस्य होगा और एक सदस्य सचिव होगा। ये आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट फाइनल करके सरकार को सौंपेगा। जरूरत पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भी सरकार को सौंप सकता है आयोग, यानी अगले अप्रैल 2027 30 अप्रैल 2027 तक ये आयोग फाइनल करेगा किस लेवल के कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी बढ़नी चाहिए, जो भत्ते हैं, पेंशन है, उसमें कितना बदलाव जरूरी है, सरकार के वित्तीय हालात को ध्यान में रखते हुए किस तरह से संतुलन बनाया जाए, ये आयोग अपनी रिपोर्ट में फाइनल करेगा। आयोग जब अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, उसके बाद अंतिम फैसला सरकार का होगा कि कौन कौन से सुझाव तो वो लागू करने हैं, कब से लागू करने हैं। अभी संभावना ये है कि 1 जनवरी 2026 से आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। तो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर जो नया जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो फिटमेंट फैक्टर के तहत उसको गुणा किया जाता है। यानी 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, जिसके आधार पर कर्मचारियों की जो सैलरी थी 157% तक बढ़ गई थी। यानी न्यूनतम जो बेसिक सैलरी थी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए तक पहुंच गई थी। और 8वें वेतन आयोग में भी मान लिया यही फैक्टर दोहरा जाता है 2.57, तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर हो जाएगा 40,260 तक। और जो न्यूनतम जो पेंशन है, वेतन पेंशन है, वो 9,000 से बढ़कर 23,000 से भी ऊपर जा सकती है। हालांकि बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं, इस मामले के जानकार हैं, उनका ये अनुमान है कि अब इतना 2.57 फैक्टर अब नहीं होगा, क्योंकि ये इससे सरकार पर बहुत ज्यादा पड़ने की संभावना है। नया फिटमेंट फैक्टर 2 से नीचे रहेगा, 1.92 के लगभग हो सकता है। यानी कि इसका मतलब है कि 92% तक सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है यदि 1.92 रहता है। तो उसके हिसाब से भी जो न्यूनतम सैलरी है, न्यूनतम जो बेसिक पे है, वो भी 34,560 हर महीने हो सकती है। बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए, और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर, आई एम, and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the member secretary. दूसरा बड़ा फैसला लिया गया साथियों आज, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर रबी सीजन। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हैं और इसमें बहुत किसानों की इनकम
प्रोटेक्ट हो, उनको सारे इनपुट्स कम कॉस्ट पे मिले, नए तरीके से खेती कर सकें, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर सकें, हर तरीके से क्रॉप की इंश्योरेंस हो, हर तरीके से खेती के हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ध्यान दिया है। आज जो फैसला लिया गया है वो है जो हमारे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, उसके अंडर पी और के, वैसे पीके का कुछ और भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पी और के, फास्फोरस और पोटैश और सल्फर, इसकी जो 28 ग्रेड्स ऑफ पीएनके फर्टिलाइजर हैं, उन सबका सब्सिडी का प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ। और जैसा आपने पहले भी पिछले कैबिनेट ब्रीफिंग्स में देखा है, जो बड़े फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस कितने हैं, किस तरह से कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरह से डिलीवर्ड प्राइसेस हमारे होते हैं, ओवरऑल सारे फैक्टर्स को मिला के जो बैलेंस्ड यूज करने के हिसाब से जो डिसाइड होता है वो आज डिसाइड किया गया है। और फास्फोरस, पोटैश और सल्फर के रुपीस पर किलोग्राम, नाइट्रोजन का भी NPKS, इनका रुपीस पर किलोग्राम के ये प्राइसेस डिसाइड हुए हैं। P और S न्यूट्रिएंट्स है जो कि इसमें रबी में काफी बड़ी मात्रा में यूज होते हैं, उसके प्राइस करीब 1 to 10% हायर है कंपेयर टू द प्रीवियस प्राइसेस, सब्सिडी एक्चुअली। देन कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो, और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। DAP और TSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों सबसे बड़े हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर के कंपाउंड्स हैं। इनका करीब 60% इन दोनों का होता है कंजम्पशन। इन दोनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी रखा गया है जिससे कि जो फार्मर्स को, किसानों को जो रेट मिले वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल ना बढ़े। ओवरऑल ये सारा का सारा जो पूरा प्रोग्राम है, इससे हमारे किसानों को इस रबी सीजन में बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और उनके लिए कोई भी रेट आगे ना उनके लिए कोई रेट बढ़ेगा नहीं, और जो भी एक्स्ट्रा बर्डन होगा वो बर्डन सरकार वहन करती है। इस तरह का ये फैसला है। तो टर्म ऑफ रेफरेंस है वो जब जो सरकार ने फाइनल कर दी हैं, उसके हिसाब से जो आयोग है 5 बिंदु ध्यान में रखेगा, उन 5 बिंदुओं के हिसाब से रिपोर्ट तैयार करेगा। पहला, देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट बनाएगा। दूसरा बिंदु रखा गया है, आयोग ये सुनिश्चित करेगा जो देश में विकास कार्य चल रहे हैं और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि 5 किलो अनाज है और बहुत सारी योजनाएं, उसके लिए पर्याप्त संसाधन सरकार के पास उपलब्ध रहें। तीसरा बिंदु रहेगा, जो गैर योगदान आधारित जो पेंशन योजना है उसकी लागत पर विचार किया जाएगा। अभी जो देश भर के सरकारी कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने, बीजेपी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के इसमें ओपीएस खत्म करके एनपीएस लाएगी। अब मोदी सरकार ने एनपीएस का एक और ऑप्शन दे दिया है, यूपीएस का। लेकिन एक आरटीआई की रिपोर्ट आई है कि पूरे देश से 1 लाख कर्मचारियों ने भी यूपीएस नहीं अपनाया है, और सरकार की अभी कोई नीयत नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए सरकार कर्मचारियों को कि ओपीएस लागू करेगी। हालांकि कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस के आंदोलन कर रहे हैं। तो चौथा पॉइंट उसमें यह रहेगा कि जो राज्य सरकारों पर जो बोझ पड़ता है, जो वित्तीय बोझ पड़ता है, उसके चलते जो राज्य सरकारें हैं वो आमतौर पर केंद्र सरकार की सिफारिशें मानती हैं, तो वो वित्तीय असर कितना पड़ेगा उसकी रिपोर्ट के अनुसार। और पांचवा बिंदु उसमें यह रहेगा कि आयोग अपनी जो रिपोर्ट बनाते समय ये देखेगा कि जो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के दफ्तरों के कर्मचारी हैं, और जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनको जो वेतन मिलता है, उनको जो भत्ते मिलते हैं, उनके जो काम के हालात है, कार्य परिस्थिति है, उसकी भी तुलना की जाएगी। उस तुलना के आधार पर ये आयोग है अपनी रिपोर्ट बनाएगा। तो इसको आयोग को टाइम दिया गया है 18 महीने का, और 30 अप्रैल 2027 से पहले आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी सरकार को सौंप सकता है फाइनल रिपोर्ट सौंपने से पहले। और अभी जैसे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जो आयोग की रिपोर्टें हैं कब से लागू होंगी, तो उनका एक ही जवाब था
कि एक बार सिफारिशें आने दीजिए। संभावना ये है कि 1 जनवरी 2026 से ये सिफारिशें लागू हो जाएंगी, लेकिन अब अप्रैल 27 में होगी, तब उसमें यदि कोई चुनाव नज़दीक हुआ तो आप मान लीजिए 1 जनवरी 2026 से भी लागू हो सकती हैं, और यदि आसपास कोई चुनाव नहीं हुआ तो ये 1 जनवरी 27 से भी लागू हो सकती हैं। पूरा पॉलिटिकल गुणा भाग देखते हुए आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि 1 जनवरी 2026 से आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। हम इस बारे में और भी कई जो अर्थशास्त्री हैं उनसे बातचीत करेंगे, पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे, फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण किस बेस पे होता है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।